बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 6 शेयर करनी हैं, 6 स्टोरीज़। कप्तान के बारे में बड़ा फ़ैसला हो चुका है। ये फ़ैसला क्या हुआ है, इस पे बात करनी है। एक खलबली सी मच गई है तहरीक इंसाफ में। 1 अक्टूबर को पेट्रोल की कीमतों के बारे में बड़ी खुशखबरी मिलेगी। निगरान हुकूमत ने बता दिया ये क्या है, और नवाज़ शरीफ की वापसी पर निगरान हुकूमत क्या करेगी। निगरान हुकूमत ने ख़ुद बता दिया है। जिनाह हाउस हमला केस में सनम जावेद की ज़मानत हो गई है, इस पे बात करेंगे। और एक इंजेक्शन ने पंजाब में एक इंजेक्शन ने दर्जनों लोगों को अंधा कर दिया, बीनाई से महरूम हो गए। पीपल्स पार्टी बार बार सेनेट का इजलास बुलाने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन नाकाम हो रही है। ये क्या मुहिम्मा है, ये क्या चक्कर है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटे का निशान है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप किसी भी पॉलिटिकल स्टोरी, करंट अफेयर स्टोरी से, ब्रेकिंग स्टोरी, कड़ाकेदार स्टोरी से महरूम ना रहें। और हमारे जो वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो व्हील चेयर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इस वीडियो के आखिर पे भी लगाऊंगा, वो भी देख लीजिए। आइए ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मिलकर प्यासी इंसानियत की प्यास बुझाइए इस दौर में कि जहां लोगों की मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की भी चीखें निकल रही हैं। यहाँ बड़े बड़े सफ़ेद पोश लोग, जहाँ उनका जीना मुश्किल हो गया है, इस दौर में लोगों को सिर्फ पानी चाहिए। और आप ताउन फरमा रहे हैं, ये सब कुछ अल्लाह के करम और आपके ताउन से हो रहा है। 1 अक्टूबर को कहा गया है, वज़ीर तिजारत ने कराची में गवर्नर सिंध के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, मीडिया टॉक करते हुए उन्होंने कहा है कि 1 अक्टूबर को पेट्रोल के सिलसिले में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। अच्छा, देखते हैं, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि पेट्रोल के सिलसिले में बहुत बड़ी खुशखबरी मिले। लेकिन कल ही की बात है, वो आया कि जी बिजली में मज़ीद कोई इजाफ़ा हो रहा है और पर यूनिट पता नहीं कितना इजाफ़ा हो रहा है। मतलब पेट्रोल एक तरफ से सस्ता हो, बिजली दूसरी तरफ से महंगी हो। चलो जी, कान को एक तरफ से हाथ लगाया, दूसरी तरफ से हाथ लगाया, बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा, लेकिन बात ये है, चलें अल्लाह करे कुछ तो हो, कुछ तो रिलीफ मिले गरीब को। अब तो हालत ये है कि लोगों को पॉलिटिकल स्टोरी से ज़्यादा इसमें दिलचस्पी हो गई है। और हम सहाफ़ी आवाम की आँखें, आवाम के कान, आवाम की ज़बान होते हैं, ठीक है ना। इंसानियत पहले है, सहाफ़त बाद में है। मेरी दिल की गहराइयों से यही कोशिश है कि मेरी आवाज़ से अगर गरीब को कुछ भी फ़ायदा, कुछ भी रिलीफ पहुंचता है, हमें इस चीज़ को वक्फ़ करना चाहिए। एक बात है, लोग पूछ रहे हैं, खैर सवाल बड़ा रेलिवेंट है। अगर सवाल ना हो तो वहाँ से सवाल शुरू हो जाता है। सवाल ज़रूर किया करें। सवाल से आपका शऊर उजागर होता है, सवाल से आपकी ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा होता है। सवाल एक ज़िंदा माशरों की पहचान है। लोग सवाल कर रहे हैं, भाई ये सारी चीज़ें जो आज हो रही हैं, मसलन कहीं से वो पिछले अपना कुछ रोज़ से बताया जा रहा है। कल मैं एक न्यूज़ में कि आज पढ़ रहा था कि बिजली चोरी से को 8 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ है। 8 अरब रुपए बच गए हैं बिजली चोरों से। बिजली चोरों के ख़िलाफ़ एक्शन हुआ है और 8 अरब रुपए का फ़ायदा हो गया है कौमी ख़जाने को। अल्लाह करे कि ये कौमी ख़जाने में ही सारे जा रहे हों। हमारी दुआ है, वैसे हुस्न ज़न है कि ये जा रहे होंगे। और बिजली चोरों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन और 8 अरब रुपए का फ़ायदा। भाई बिजली चोरों के ख़िलाफ़ तो ऑपरेशन किया, बहुत अच्छा किया। अब ज़रा मुफ्त खोरों के ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन करें। ये जो रिटायरमेंट के बाद भी 2-2 हज़ार यूनिट जिनको मुफ्त मिल रहे हैं, जिनकी गाड़ियां तो छोड़ दें, जिनके जनरेटर के पेट्रोल भी मुफ्त आ रहे हैं, इन मुफ्त खोरों के ख़िलाफ़ भी ज़रा ऑपरेशन करें। इनकी मुफ्त खोरी भी बंद करें। बिजली चोरी ज़रूर बंद होनी चाहिए, लेकिन साथ मुफ्त खोरी भी बंद होनी चाहिए। इसकी भी ये बंद करेंगे तो 8 नहीं, आपको 88 अरब का फ़ायदा होगा। आप ये देख लीजिएगा। साथ बिजली चोरी बंद करें, ये मुफ्त खोरी भी बंद करें। अगर आवाम के ज़ख्मों को मुंतमिल करना है, उस पर पट्टी रखनी है, मरहम रखनी है, तो फिर ये मुफ्त खोरी भी बंद होनी चाहिए। और लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ें जो आज हो रही हैं, डॉलर माफिया के ख़िलाफ़ ऑपरेशन, ये जो पेट्रोल वालों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन, स्मगलिंग वालों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन,
बिजली चोरों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन, चीनी के गोदामों पर ऑपरेशन और ये गंदम के गोदामों पर ऑपरेशन, हर जगह पे ऑपरेशन ताबड़तोड़ हो रहे हैं। तो ये पीडीएम जो अलाइज़ की हुकूमत थी ये क्यों नहीं कर सकती थी? बड़ा रेलिवेंट सवाल है भाई, बहुत खूबसूरत सवाल है। असल में मामला ये है कि जो पीडीएम की हुकूमत हो, जो कोई भी इलेक्टेड हुकूमत हो, जिसको अवाम में जाना हो ना, वो ज़रा डरती है, वो ज़रा थोड़ा सा ना उसको झिझक होती है कि ताजरों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करें या फ़लाँ के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो या सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ हो या ये वो हो। तो इसमें अब एक सहाफ़ी के गोदाम से खैर से 7 से 9 अरब रुपए निकल आए और बहुत सारी करोड़ों की दूसरी करेंसी भी निकल आई। शेख इफ्तिखार आदिल के गोदाम से, जो अल हरम सिटी और दानियाल सिटी का भी मालिक है, दानियाल टाउन का और अल हरम सिटी का, उसने गोदाम में अपना ही निजी बैंक बनाया हुआ था अपने बिल्डिंग के गोदाम में। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए, ये तो वो ये एक सेठ की कहानी है, पता नहीं कितने सेठों ने ऐसे गोदाम बनाए हैं। तो वो गोदामों पर ज़रा हमला हो ना, अपना उस पर छापा पड़े ना, फिर समझ आ जाएगी। तो भाई बात ये है कि वो इस वजह से नहीं कर रहे थे कि वो बेचारे झिझकते हैं, और ये चूँकि नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो इसी वजह से यही कि थोड़ी सी लंबी हो, और ये इस तरीके से चीज़ों, अब डॉलर नीचे आ रहा है, अब महंगाई भी कुछ नीचे आई है, लेकिन अभी भी ये ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर है, अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और निगरान हुकूमत ने बता दिया कि वो नवाज़ शरीफ की वापसी पर क्या करना चाहेगी या क्या करेगी। कल सोलंकी साहब ने, वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा जी नवाज़ शरीफ कोई जेल तोड़ के नहीं गए, ना ही वो चोरी छुपे गए हैं, जेल तोड़ के बाहर नहीं गए। वो हुकूमत, उस वक्त की हुकूमत की इजाज़त से गए हैं और उस वक्त की अदालत की इजाज़त से गए हैं, यानी अदलिया पंजाब लाहौर हाई कोर्ट की इजाज़त से गए हैं और उस वक्त की हुकूमत की इजाज़त से गए हैं। वो जेल तोड़ के नहीं गए। जब वो आएंगे उन्हें कानून और आइन के मुताबिक उनके साथ सलूक किया जाएगा, और जब वो आएंगे उनकी मर्ज़ी, वो प्रोटेक्टिव बेल लेंगे या जो भी होगा, तो वो जेल तोड़ के नहीं गए। तो बात उनकी बिल्कुल ठीक है, नवाज़ शरीफ जेल तोड़ के नहीं गए। हमें तो, मुझे नहीं पता, ये यास्मीन राशिद साहबा, ये राजा बशारत साहब और भी उनके वज़रा का पूरा टोला बैठ के हमें एक एक घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो देते थे जवाब, वो करते थे और कहते थे कि जी नवाज़ शरीफ साहब के इतने प्लेटलेट्स कम हो गए हैं। आपको याद होगा। अब आपको अगर अब कोई बातें याद आ रही हैं तो अपने मुंह पे मुक्का मार लें, ठीक है ना। लेकिन आपकी यास्मीन राशिद साहबा, जिसको आज आप आयरन लेडी कह रहे हैं, वो उसी आयरन लेडी ने हर आधे घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनाब बताया कि नवाज शरीफ की हालत बहुत क्रिटिकल है। उसके बाद वो फैसल साहब आए, जो शौकत खानम के डॉक्टर हैं, वही फैसल साहब, डॉक्टर फैसल साहब कि जिन्होंने इमरान खान को हूरों वाला टीका लगाया था। याद है ना आपको ना, खान साहब ने कहा है कि फैसल साहब ने मुझे टीका लगाया तो मेरा दर्द ख़त्म हो गया, मुझे तो हूरें नज़र आने लगी हैं जी। उनको हर वक्त यही ख्याल है, हूरों वाला टीका लगाया तो वो पता नहीं हूरों वाला उन्होंने टीका लगाया तो फिर उसके बाद उनको आराम आ गया। वही फैसल साहब वो जनाब इमरान खान के पास आए और उन्होंने उनको बताया कि नवाज शरीफ साहब की हालत तो बहुत क्रिटिकल है। आज आप हमसे, ये यूथ ही मुझसे पूछते हैं कि नकवी साहब आप बताएं कि क्या वाकई नवाज शरीफ की हालत क्रिटिकल थी। भाई ये आयरन लेडी से पूछो, भाई ये डॉक्टर फैसल से पूछो, वो राजा बशारत से पूछो, पंजाब की उस वक़्त की हुकूमत से पूछो, वही तो बता रहे थे कि क्रिटिकल है, आपने खुद ही इजाज़त दी। अच्छा, फिर यूथियों को अजीब तरीके से उनको इन्होंने चूना लगाया है कि जी लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि आप इनको बाहर। भाई लाहौर हाई कोर्ट ने आपने बांडेज लगाई थी पता नहीं कितने अरब की कि इसका बांड दें इतने अरब का और फिर हम बाहर जाने देंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने वो बांड ख़त्म किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने ये हुक्म नहीं दिया था कि इनका नाम ECL से हटाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि जब किसी की बेल होती है तो उसमें बांड ऑलरेडी शामिल होता है, ठीक हो गया। और जब किसी की बेल होती है उसमें बांड ऑलरेडी, तो बेल का मकसद ही ये है कि बांड ऑलरेडी शामिल होता है और वो गवाहान भी होते हैं वगैरह वगैरह। तो जब उसमें ऑलरेडी बांडेज शामिल है तो एक और नया बांड लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने कहीं नहीं लिखा कि ये फैसला, मसला ये कि यूथियों को पढ़ने की आदत है नहीं, अपर चैम्बर वैसे फारिग है। तो वो उन्होंने कहा जी लाहौर, उनको खैर से चूना लगा रहे हैं। उस वक्त तो इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट ने आर्डर किया था कि आप नवाज शरीफ को बाहर भेज दें,
तो इमरान खान बेचारा क्या करता भाई, लाहौर हाई कोर्ट का ये आर्डर था ही नहीं, लाहौर हाई कोर्ट ने वो बांड ख़त्म किया था, बाकी ECL से यहाँ से खुद निकाला इमरान खान ने उनका नाम। बाद में माना भी सही मुतअद्दिद जगहों पर कि जी मुझे तो ये कहा गया कि उसका तो वो बड़ी क्रिटिकल हालत है। भाई अगर आपको कहा भी गया तो डॉक्टर फैसल ने कहा है, अगर आपको कहा गया तो आयरन लेडी आपकी वो जास्मिन राशिद साहबा ने कहा है, अगर आपको कहा गया तो शहबाज गाली ने कहा है, अगर आपको कहा गया तो वही राजा बशारत ने, आपको पूरी काबीना ने उन्होंने कहा है, उन्होंने रिपोर्ट की है, अगर आपको कहा गया तो वो जो अपना पूरा पैनल बना था डॉक्टर्स का, और वो पैनल था ही सरकारी अस्पतालों का, एक डॉक्टर साहब वो ताहिर शमसी साहब भी आए, गालिबन अल्लाह बख्शे फौत हो गए हैं, उनसे एक दफ़ा सवाल हुआ था कि जी आपने नवाज शरीफ के वो प्लेटलेट्स के बारे में और ये फेक था, ये उन्होंने कहा हुकूमत को कहें मुझे अदालत ले आए, मैं अदालत में साबित करूंगा कि प्लेटलेट्स बिल्कुल गिरे थे। तो फिर इसमें ऐसी कौन सी बात है? इसी वजह से सोलंकी साहब ने कहा है कि भाई वो जेल तोड़ के नहीं गए थे, वो उस वक़्त की हुकूमत की इजाज़त से गए थे और अदालत की इजाज़त से गए थे। बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद आज जनाब जिनाह हाउस हमला केस, सनम जावेद की ज़मानत हो गई है, 9 की और की भी हो गई, लेकिन खदीजा शाह और आलिया हमज़ा की नहीं हुई। ये एक अलग बात है कि सनम जावेद अब बाहर आती हैं या नहीं आती, ये एक अलग बात है, क्योंकि उन पे पहले भी कुछ की हुई है तो बाहर तो नहीं आए, तो अब एक और बात है। लेकिन सनम जावेद के वालिद साहब वो भी बहुत कुछ आजकल खान साहब को सही करके गालियां दे रहे हैं एक तरह की, और कह रहे हैं कि जनाब यही खान, काश के उस वक़्त आपको ख्याल होता कि जब सनम जावेद साहबा माँ बाप को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने शौहर को छोड़ के, अपने घर बार को छोड़ के वो ज़मान पार्क में क़याम पजीर थी, ठीक है, इससे ज़्यादा मैंने नहीं कहना, उस वक़्त आपको ख्याल होता तब आप। इंजेक्शन लगा पंजाब के हस्पतालों में, लाहौर में, कसूर में, ज़िला झांग में ये इंजेक्शन लगा, एक मकामी तौर पर बनाया गया इंजेक्शन, उसका नाम है गालिबन एवास्टन, शुगर के मरीज़ों को लगाया गया, बिनाई चेक करने के लिए या बिनाई इम्प्रूव करने के लिए या वो पर्दा हटाने के लिए वगैरह वगैरह, शुगर के मरीज़ों को वो इंजेक्शन लगा, ठीक। दर्जनों लोग बिनाई से महरूम हो गए। अब माशाअल्लाह हमारी हुकूमत ने एक कमेटी बना दी है कि जब बिनाई चली गई है लोगों की, जब इतना नुकसान हो गया है, ये कमेटी बना दी है। और वो फिर बाहर के मुल्कों में होता है कि ऐसे इंजेक्शन का कोई टेस्ट होता है, ऐसे इंजेक्शन को कोई जानवर पे टेस्ट किया जाता है, कोई बिल्लियों पे टेस्ट किया जाता है, कोई बंदरों पे टेस्ट किया जाता है। ऐसे सारे इंजेक्शन जो इस तरह के तजर्बात हों वो जनाब यहाँ पर इंसानों पर टेस्ट किया जाता है। मैं कोई इंटरव्यू देख रहा था, एक इंटरव्यू का क्लिप जो इमरान खान साहब से एक सहाफ़ी इंटरव्यू कर रहा है कि जी आपके ससुर की बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं और फार्मास्यूटिकल का कारोबार है, उसमें कैंसर की दवाइयाँ हैं और वो कैंसर की दवाइयों का टेस्ट लाजमी था कि उस पर इंसानों पर उन कैंसर की दवाइयों को टेस्ट किया जाए। तो वहाँ यूरोप में तो ऐसा हो नहीं सकता था, इसलिए आपके उस यहूदी ससुर ने फरमाइश की कि आप एक कैंसर अस्पताल बनाएं। कैंसर अस्पताल आपने बनाई। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें किस हद तक सदाकत है, लेकिन जिस तरीके से खान साहब आगे चिढ़े और उस सवाल का जवाब नहीं दिया, इससे लगता यही था कि वही बात मुबैना तौर पे सच है। तो खान साहब आगे बढ़ें, कोई और सवाल करें, इस वक्त ये मैं इस तरह का सवाल का जवाब नहीं देता। तो उन्होंने कहा कि इंसानों पर टेस्ट करना मकसूद थी वो दवाइयाँ, और आपने इधर कैंसर अस्पताल बना दिया। यानी हर किस्म के जी पाकिस्तानी हाजिर हैं, इन्हीं पे हर किस्म की दवाई टेस्ट कर लो, इन्हें गुर्बत से मारो, इन्हें बिजली के बिलों से मारो, इन्हें पेट्रोल की महंगाई से मारो, बेरोज़गारी से मारो। ये बेचारे अवाम हैं, ये बिल्कुल वो उस तरह की कौम है जैसे किसी बादशाह का बेटा आया था, उन्होंने कहा भाई ये इनके हकूक़ के लिए ज़रा, वो पुराने ज़माने में ना, इनके हकूक़ के लिए बातें करें, कोई इनको समझाएं, अपने हकूक़ के लिए बोलें। वो ज़रा जवान खून था, तो पहले तो कोई बोलता नहीं था, बाद में उन्होंने बादशाह ने कहा भाई फ़लाँ जो पुल है ना, उस पे ये जो दूसरी तरफ दूसरे शहर में लोग अपना रोज़ी रोटी कमाने के लिए जाते हैं, उस पर टैक्स लगा दो। वो टैक्स लगाया, फिर भी कोई नहीं बोला। फिर उसके बाद उस बादशाह के बेटे ने कहा, नए बादशाह ने, उसने कहा जी उस टैक्स को डबल कर दो। टैक्स को डबल किया गया, फिर भी कोई नहीं। उसने कहा अब ऐसा करो कि टैक्स भी इनसे लो, और ये जैसे जाए ना, जाते हुए भी और आते हुए भी
इनको एक एक खल्ला मारो, जूता, ठीक है ना। उन्होंने बंदे बिठा दिए वहाँ पर और जनाब वो उन्होंने जूता मारना शुरू कर दिया और टैक्स भी लेना शुरू कर दिया। फिर भी कोई नहीं बोला। बादशाह के उस बेटे यानी नए बादशाह ने कहा यार इनको जमा करो ना एक मैदान में। उस वक़्त बादशाह होते थे एक एक शहर के, एक एक टाउन के, एक एक बस्ती के, तो इनको एक जमा करो ना टाउन, एक बड़े मैदान में मैंने इनसे खिताब करना है। बड़े मैदान में तो उन्होंने पहले तकरीर की। उन्होंने कहा जी आपको बड़ा अपने हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए, आपको अपने हकूक़ का पता होना चाहिए, आपको इस तरीके से होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो कोई सवाल हो आपका तो आप करें। तो वो दूर से एक बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा बादशाह सलामत। अच्छा, वो बादशाह बेचारा खुश हो गया, चलो कोई एक तो उठा है ना सवाल करने अपने हकूक़ के लिए। तो वो कहता है बादशाह सलामत, बाकी तो सब कुछ ठीक है, ये जो पुल पर टैक्स लेते हैं ना और ये रोज़ ही हमें खल्ले मारते हैं, हमारा टाइम वेस्ट होता है, आप खल्ले मारने वालों की तादाद बढ़ा दें। भाई ये वो कौम है जो खल्ले मारने वालों की तादाद बढ़वाते हैं, बाकी अपने हकूक़ के लिए इन्होंने कोई किसी किस्म का कोई नहीं चीखना। तो ये इंजेक्शन लगा है और तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की बिनाई चली गई है। अब वो उनकी बिनाई कौन वापस लाएगा? भले कोई कमेटी वो कर दे, कोई लोग सस्पेंड होंगे, फिर बहाल हो जाएंगे, उनकी आंखें तो नहीं वापस आएंगी। अगर किसी घर के किसी करता धरता बेचारे की आंखें चली गई हैं तो आपने पूरे घर को मफलूज करके रख दिया है, अल्लाह पूछे आपसे। और जनाब कप्तान के बारे में बड़ा फैसला हो गया है। कैसा फैसला? ये फैसला मैंने आपको पहले भी बताया था, ये इशारों किनारों में बात हो रही थी, लेकिन अब पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवार उल हक काकड़ ने अमेरिका में एक इंटरव्यू देने के दौरान ये कह दिया कि जो अगला इलेक्शन है वो कप्तान और कप्तान के कैद साथियों के बग़ैर भी हो सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड। ये कहा जा रहा था, बहुत सारे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है और लोगों ने भी कहा है कि मैं कुछ नहीं कह सकता कि अगले इलेक्शन में बल्ले का निशान होगा या नहीं होगा। आप समझ तो आपको आ गई हो भाई, जब कप्तान भी ना हो, कप्तान के कैद साथी भी ना हो और बाकी तो वैसे भी छोड़ गए हैं। अब आप शाह महमूद कुरैशी साहब भी अंदर, बाकी सारे साथी अंदर, कप्तान साहब भी अंदर, जो बाहर हैं वो पार्टी छोड़ गए हैं पीटीआई को। तो टिकट किसने लेना है? फिर न टिकट लेना है न बल्ले का निशान बनना है, तो फिर ना अब बल्ले का कौन टिकट लेगा? अगर तहरीक इंसाफ का बल्ला हुआ भी सही तो वैसे ही कोई बराए नाम एवं ही कोई 2-4 बंदे, कौन से उनको तो पूरे बंदे ही नहीं मिलने, तो वो कौन आएगा और कौन सूरत हाल, और फिर कौन निकलेंगे वोटर कि जब उनको पता हो कि यार कप्तान तो आ ही नहीं रहे, कप्तान को तो इन्होंने वैसे ही सज़ा याफ्ता हो गई है, वो तो कप्तान तो अंदर हैं, वो तो उनके तो आने के चांसेस ही कोई नहीं है, तो कौन देगा उनको? तो अनवार उल हक काकड़ साहब ने ये वाज़ेह अब इशारा दे दिया है कि मकसद कहने का ये है कि या तो बल्ले का निशान ही नहीं होगा या निशान होगा तो कप्तान नहीं होगा। और कप्तान मतलब सियासी तौर पे कोई गलत तरीके से इसको ना ले, मतलब मेरा कोई वो नहीं है कि भाई किसी से ना को हमारा पर्सनल ग्रज है, हम खबर शेयर कर देते हैं। तो उन्होंने कहा है कि कप्तान और कप्तान के कैद साथियों के बग़ैर भी हो सकता है। 9 मई के जो वाक़यात हैं तो उसका करार वाकई सज़ा दी जाएगी। पीपल्स पार्टी बार बार कोशिश कर रही है सेनेट का इजलास बुलाने की, ठीक है, ये गालिबन दूसरी तीसरी मरतबा है, और किसी भी कोई हाउस को बुलाए ना तो 1/4 रिक्विजिशन, मसलन अगर 100 लोग हैं वहाँ पर तो 25 लोगों की, अब सेनेट में तो 100 से ज़्यादा हैं, 104 है ना, तो उसमें तो तकरीबन जो है नहीं हो समझने के 26 लोगों की रिक्विजिशन इस तरह से रिक्वायर्ड है। पीपल्स पार्टी के कोई 18 लोगों ने रिक्विजिशन पर दस्तखत किए, बाकी कुछ और लोगों ने भी किए थे सेनेट का इजलास बुलाने में, बाद में 5 लोगों ने वापस ले लिए, ठीक हो गया ना। टोटल दस्तखत हुए थे 28 लोगों के, 5 लोगों ने वापस ले लिए हैं। कहा जा रहा है कि सादिया अब्बासी साहबा नून लीग की हैं, कुछ ANP के 2 नाम हैं, को BNP मेंगल का एक आध, तो 5-6 नाम इस तरह के हैं कि उन्होंने दस्तखत करके दस्तखत वापस ले लिए। अब पीपल्स पार्टी वाले पूछ रहे हैं भाई इनसे दस्तखत किसने वापस करवाए हैं? और सेनेट का इजलास इसलिए कि वहाँ पे महंगाई पे बात होनी थी, वहाँ पे बेरोज़गारी पे होनी थी, वहाँ पे पेट्रोल पे होनी थी, वहाँ पे बिजली के बिलों पर होनी थी, और पीपल्स पार्टी ने हीरो बनना था वहाँ पर, ठीक हो गया ना, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि जो हम थे ना उस हुकूमत में
उसका सारा क्रेडिट लेके डिसक्रेडिट दूसरों को दें, और अब ये वाली सूरत हाल है, इसको भी हम शोर मचाएं महंगाई पे और आवाम की नज़रों में अच्छे बने। अगलों ने कहा भाई अच्छे बनने की अभी ज़रूरत नहीं है, अभी सेनेट का इजलास ही नहीं होगा, तो 5-6 लोगों ने अपने दस्तखत जैसे वापस लिए तो वो 22 या 23 लोग हो गए, वो रिक्वेजिशन पूरी नहीं हो रही। इस तरह तो होता है जनाब, इस तरह के कामों में तो यही होता है, यही सूरत हाल होती है। लेकिन हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सूरत हाल की तरफ आ रहे हैं। ये जनाब आप देख रहे हैं वाटर प्रोजेक्ट्स, हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोरों शोरों से जारी हैं, व्हील चेयर प्रोजेक्ट्स भी जारी हैं, और अल्लाह के करम और आपके तामुन से मैंने आपसे कहा ना, आप देखा करें इन लोगों का रहन सहन, इन लोगों का लिबास देखा करें, इन लोगों का वेयर अबाउट देखा करें, इन लोगों का सोशल फैब्रिक देखा करें, ये किस तरह के गरीब लोग हैं जो इस ज़माने में भी उस जौहर से पानी भर रहे हैं जहाँ से गधे और कुत्ते पी रहे हों, और इस ज़माने में भी उनसे ये पानी भर रहे हैं उस जौहर से। तो ये कितने गरीब लोग होंगे, कितने बेकस लोग होंगे, कितने बेबस लोग होंगे। चलें वही वाली बात है कि अपने हिस्से की तो हम शम्मा जलाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तामुन फरमा रहे हैं। मैं समझता हूँ आप बहुत ज़बरदस्त काम ये कर रहे हैं, और आप जो है ना ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मिलकर दुखी इंसानियत और प्यासी इंसानियत की प्यास बुझा रहे हैं। हम इंशाअल्लाह इस काम को जारी रखेंगे। हम और भी प्रोजेक्ट, अभी मैं कुछ चंद रोज़ बाद और ऐसे प्रोजेक्ट शुरू, अब अल्लाह जानता है, यकीन कीजिए कुछ इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। हमने सैलाब के दौरान कोई 100 घर ऐसे मार्क किए थे जिनके या तो जो घर का मालिक है, घर का करता धरता है, वो कफ़ील है, या तो वो फौत हो चुका, या सैलाब की नज़र हो चुका, या वो मफलूज है। ये हम सबूतों के साथ वीडियो शेयर करेंगे आपके साथ। उनका पूरा डाटा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है, ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के पास, मेरी टीम के पास है। इस तरीके, क्योंकि आप कहते हैं कि जनाब आप किसी को भिखारी ना बनाएं, मैं आपकी इस बात से 100% इत्तफ़ाक़ करता हूँ। इसी वजह से बच्चियों को आपके तामुन से, यतीम बच्चियों को और बेवाओं को हमने एक सिलाई सेंटर भी बना के दिया। उसकी लम्हा लम्हा की रिपोर्ट भी मैं दूंगा, जल्द ही उस पर एक और प्रोग्राम भी होगा। और साथ ही हमने कुछ 100 घर जो है ना मार्क किए हुए हैं, जिनका लोग या तो मफलूज पड़े हैं, जिनको ब्रेन हैमरेज हुआ है, जिनको फालिज हुआ है, 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे हैं बेचारे, और साथ ही वो बूढ़ी खातून हैं, वो काम भी नहीं कर सकती, लोगों के घरों में भी नहीं कर सकती। ऐसे घरों को हमने तकरीबन को 6 माह का राशन, और मैं इसकी जल्द ही तफसील भी व्हाट्सएप पे भी आपके साथ शेयर करूँगा इंशाअल्लाह। 6 माह का राशन उनको प्रोवाइड करना है, जितना हम शमा जला के रोशनी कर सकें और अपनी तरफ से कुछ किसी का, वो लोग हैं जो बिल्कुल इस तरह से बेकस और बेबस घराने हैं, जो अगर कोई नहीं करेगा तो वो भूखों मर जाएंगे, वो बेचारे भूखे मर जाएंगे, वो भूख से मर जाएंगे, वो स्टारवेशन से मर जाएंगे। ऐसे लोगों को बचाने के लिए ये हमने किया। ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं वाटर प्रोजेक्ट्स के लिए, अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्लाह की मखलूक के लिए कर रहे हैं, इससे बड़ी इबादत हो नहीं सकती। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।